नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेल प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे, एशियाई खेलों के एथलीट्स से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये कार्यक्रम। हमास को लेकर आखिर हमदर्दी क्यों, कांग्रेस को लेकर यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है और हम भी इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे राज्यों के चुनाव की, जहां बीजेपी ने अपने दिग्गज उम्मीदवार उतारे हैं, सांसद उतारे हैं, तो आखिर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के खेमे में, इस पर चर्चा होगी। कर्नाटक की बात करेंगे जहां सरकारी स्कूलों की बुरी दशा पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है, तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किया सम्मानित। सामिया सुलू हसन ने सम्मान को देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली तंजानिया की बच्चियों को किया समर्पित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ग्लोबल साउथ के मुद्दों को लेकर भारत गंभीर। इजराइल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत। वैश्विक नेताओं ने हमास के हमले की एक सुर में की निंदा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, ताजा स्थिति से अवगत कराया। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों का प्रचार शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को करेंगे संबोधित। सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की चुनावी रैलियां। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में अब भी मंथन का दौर जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें। विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे। आबकारी मामले में संजय सिंह की पेशी आज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कई जगहों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल के सदस्यों को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। एशियाई खेलों में असाधारण उपलब्धि और भावी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को करेंगे प्रेरित। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदकों के साथ भारत ने किया है अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तो प्रधानमंत्री आज इन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे और सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि आज प्रधानमंत्री इन खेल प्रतिभाओं से रूबरू होंगे। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। भारत ने 28 स्वर्ण पदकों समेत कुल 107 पदक जीते हैं और अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उनका अभिनंदन करने के लिए अब एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय एथलीट्स के दल के साथ बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम 4:30 बजे दिन में प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम पीएम मोदी द्वारा एथलीट्स की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम में भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, खेल महासंघों के प्रतिनिधि और भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। विश्व स्तर पर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश में खेलों की स्थिति पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। सरकार द्वारा टॉप्स स्कीम और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों को आर्थिक मदद के साथ ही विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत देश भर के ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव करना है जो भारत को ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक दिला सके।
इस योजना के तहत खिलाड़ियों की आर्थिक मदद करना, उन्हें दुनिया के टॉप कोच उपलब्ध कराना और उनके अभ्यास के लिए हर सुविधा मुहैया कराना है। और एशियन गेम्स 2023 में भारत ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। 107 पदक जीते हैं। पिछली बार 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत ने 70 पदक जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा का इजाफा उसमें हुआ है और ये इजाफा इतना आसान नहीं है। जिस तरह से हम अपनी इस खबर में आपको बता रहे हैं कि टॉप द पोडियम फॉर ओलंपिक जो स्कीम है, टॉप्स स्कीम है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि खिलाड़ियों को न सिर्फ खेलों के लिए आर्थिक मदद देना बल्कि उनके लिए बेहतरीन जो टॉप कोच हैं दुनिया के वो मुहैया कराना, उसके बाद उनको जो दूसरी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना है। और इसके साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों से ऐसी प्रतिभाओं की तलाश करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ये सरकार ने किया है। और इसका जो असर है वो खेलों पर में साफ तौर पर समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। और एक समय था कि एशियन गेम्स में भारत 100 पदकों से ज़्यादा पदक लेकर आएगा, इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन आज ये सच साबित हुआ है और भारत ने एशियाई खेलों में इतिहास रचा है। 28 स्वर्ण पदक जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने। ये अपने आप में इस पूरी कहानी को, इस पूरी सफलता को दर्शाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के साथ में जो इसकी शुरुआत की गई है, जो नीचे के लेवल पर जो शुरुआत की गई है वो बेहतरीन है और उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय खिलाड़ी वापस लौटे हैं ग्वांगझू से इन प्रतियोगिताओं को ख़त्म करने के बाद स्वदेश, और यहाँ पर उनका ज़बरदस्त स्वागत किया गया है, स्वागत किया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इन एथलीट से, और न सिर्फ उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने इसके पहले भी किया था, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री उनको कुछ मंत्र भी देंगे ताकि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। जो हारे हैं उनको भी निराशाओं से उबारने का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये निश्चित तौर पर जो आज का दिन है इस लिहाज से भी बड़ा है क्योंकि जब प्रधानमंत्री के लेवल पर, जब इस देश के जो शीर्ष नेता हैं उनके लेवल पर जब खिलाड़ियों से संवाद कायम किया जाता है, जब उनके लेवल पर खिलाड़ियों को सराहना दी जाती है, तो इसके अलग मायने होते हैं और खिलाड़ी अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इसमें अपनी जो है वो कोशिश करते हैं। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। मुकेश, किस तरह से इस आयोजन को देख रहे हैं? और ये आयोजन, ऐसा आयोजन पहली बार नहीं है, इसकी दरअसल सभी को प्रतीक्षा भी थी क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो अंदाज है वो अलग है। प्रधानमंत्री अब एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं देश को जो इन खिलाड़ियों से सीधे रूबरू होते हैं, उनसे उनकी समस्याएं जानते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। बिल्कुल निखिल, आपने सही कहा। जिस तरह से पिछले 9 सालों में खेलों का आयाम बढ़ा है, खुद खिलाड़ी भी मानते हैं। हरमिलन से हमने जब बात करी, उन्होंने खुद चाइना से एक बाइट में कहा कि प्रधानमंत्री ने उनको फॉलो किया, उनके लिए इससे बड़ा प्राइड मोमेंट नहीं है। जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 800 मीटर में और 1500 मीटर में एथलेटिक्स में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला इस बार, बहुत शानदार खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया। और ऐसा ही नहीं है, मैंने अभी मंत्री से कुछ देर पहले बात करी थी, मैंने कहा जब आपने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था तब प्रधानमंत्री ने आपसे बात करी थी, वहीं महिलाओं से भी बात करी थी जो उस समय वो चूक गए थे उनके। तो ये एक दिखाता है किस तरह का मोमेंटम है, किस तरह से प्रधानमंत्री इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से वो खिलाड़ियों से संवाद करें। और ये संवाद एक मकसद है कि आपको किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी है, सब आपको मिल रहा है, सरकार आपको सब चीज दे रही है और सारी चीजें सुनिश्चित की गई हैं। आपको कहीं भी जाना है, फॉरेन ट्रेनिंग में जाना है, आपसे साई को कुछ लेना है, टॉप की 2 स्कीम बनाई गई, जूनियर और सीनियर। पहले सीनियर होती थी, उसका जूनियर को भी एड ऑन किया गया। अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ यहाँ पर किया गया और 100 के पार का नारा लेकर के इस बार गए थे। आप देखिए, हमारे पास 2018 में सिर्फ 60 मेडल थे, इस बार हमने उनको भी तोड़ा, 70 के आंकड़े को तोड़ा, 70 का रिकॉर्ड तोड़ करके हम 107 मेडल लेकर के आए हैं। ये बड़ी उपलब्धि दिखाता है, जिसमें 28 स्वर्ण पदक हमारे पास है निखिल। वो दिखाता है कि हर खिलाड़ी का भी, नीरज चोपड़ा से मिले थे, तमाम लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे, प्रज्ञा नंदा के पास गए जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में चेस में परफॉर्म किया था, मैग्नस कार्लसन के साथ उनका मुकाबला था। उनके पास जा करके उन्होंने उनको वहां पर चीयर किया, उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि वहां उनसे कहा कि एक मेरी फोटो जरा प्रज्ञा नंदा के साथ ले लीजिए।
तो ये दिखाता है कि यहाँ एक ऐसा मंच है जहाँ पर हर खिलाड़ी को एक दूसरे से मिलने को मिल रहा है और खिलाड़ी भी उनको फॉलो कर रहे हैं। जब एक मंच पे ऐसे स्टार एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक गैलेक्सी बन जाती है, यानी एक ऑरा तैयार हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि ये खेलों का एक ब्रह्मांड तैयार हो गया है और यहाँ पर खिलाड़ी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है कि प्रधानमंत्री से जब वो मिलेंगे तो उनसे वो कुछ लोगों के लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस है प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट करने को। और हर एक खिलाड़ी चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री से वो रूबरू हो पाए, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो इस कड़ी में आगे आ पाते हैं, जिनको ये रिकॉग्निशन मिलता है और खुद देश के प्रधानमंत्री उनको अपने पास संवाद के लिए बुलाते हैं। जी, निश्चित तौर पर तो ये संवाद बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसकी लाइव प्रसारण हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे 4:30 बजे से दिन में, तो आप हमारे साथ फिर जुड़िएगा। फिलहाल मुकेश, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि हमास को लेकर हमदर्दी क्यों कांग्रेस पर उठ रहे हैं सवाल। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे हमास को लेकर आखिर हमदर्दी क्यों। ये सवाल लगातार कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है, देश बड़ा या वोट बैंक बड़ा, इस तरह के सवाल भी लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस जंग में अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और अभी हमने आपको ताज़ा अपडेट भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेंजामिन नेतन्याहू ने खास बातचीत भी की है। तो इंसानियत के दुश्मन बने आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागकर इस जंग की शुरुआत की थी। अब इजराइल एयर स्ट्राइक करके फिलिस्तीन स्थित हमास के ठिकानों पर बम वर्षा कर रहा है और उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है। हमास ने 2 दिन पहले निर्दोष महिलाओं के शवों के साथ भी अत्याचार करना नहीं छोड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि मानवता को कलंकित किस तरह से किया गया। ये जंग इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ है। ये जंग आतंक के खिलाफ उस सोच को लेकर है जिसने बंदूक और बारूद के जोर पर दुनिया को तबाह करने का मंसूबा बनाया है। लेकिन भारत में कई राजनीतिक दलों को इसमें अपना वोट बैंक भी नजर आता है। देश प्रथम या वोट, तो वो पहले वोट को तरजीह दे रहे हैं। हमास एक आतंकी संगठन है जिसे समर्थन देने में खाड़ी के मुल्क भी हिचक रहे हैं। आज जो हमास को समर्थन देने की सोचते हैं वो 2 बार सोचते हैं, भले ही उनकी नीति क्यों भी कुछ ना हो। फिर कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि केंद्र सरकार की नीति से अलग पार्टी ने फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई दिखती है। पार्टी फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई दिखती है, आखिर इसके पीछे क्या मजबूरी है? कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित करके फिलिस्तीन के लोगों की जमीन, आत्मसम्मान के साथ उनके जीने के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन प्रस्ताव में हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी जब हिंसा के साथ खुले तौर पर खड़ी है तो फिर वो देश और नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेगी। प्रहलाद जोशी का आरोप है कि कांग्रेस आतंकवादी संगठन और आतंकवाद का समर्थन कर रही है। जिस तरह से हमास को हमदर्दी दिखाई है उस पर यह बयान आया। हमास के रॉकेट हमले में इजराइल के बेकसूर नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा था कि इजराइल में आतंकी हमले की खबर से वो स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि इस हमले से वो स्तब्ध हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं। तो क्या देश के राजनीतिक दलों के सामने राष्ट्रीय चिंता से ज्यादा महत्व इस बात का है कि एक वर्ग हमास के हमले को उचित मानता है? यूएई और बहरीन जैसे मुस्लिम मुल्कों ने भी अपनी सुरक्षा में की गई इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया है। तो समझा जा सकता है कि जो विश्व के देश हैं वो किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं सऊदी अरब सहित अन्य देशों ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, यानी दुनिया अब आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है और न करते हुए कम से कम दिखना चाहती है। यह दौर युद्ध का नहीं है, लेकिन इजराइल को हमास ने जंग के लिए मजबूर किया है और उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने ये हमले किए हैं।
हमास के हमले में इजराइल ने 700 से ज्यादा नागरिक एक दिन में खोए हैं। जाहिर है आत्मरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए जंग का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर है। जाहिर है मिशन 2024 के लिए पार्टी की नजर हर वोट पर है, इसलिए वोट बैंक हर जगह नजर आता है कांग्रेस पार्टी को। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी को यकीन है कि समाज को बांटकर उनकी वापसी आसान हो सकती है। लेकिन इस देश की विदेश नीति का क्या करें, जिस पर कांग्रेस अलग राय रखती है? क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, हमारी विदेश नीति जो रही है इस पूरे विषय पर, उस पर किस तरह से रिएक्शंस दिए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश इजराइल के साथ खड़ा है। और आज की ये ताज़ा जो खबर है उस पर भी हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं उनके फ़ोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, यह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से निंदा जो है वो जारी नहीं की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने फिर वही किया। वे आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, जबकि निर्दोष नागरिक गोलियों से अपनी जान गंवा रहे हैं। इस रुख से INDI गठबंधन ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। जब पार्टी खुलेआम हिंसा के साथ खड़ी है, वे अपने देश और नागरिकों की रक्षा कैसे करेंगे? तो प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने फिर वही किया। और कांग्रेस के दिग्गज नेता AK एंटनी के बेटे और भाजपा प्रवक्ता अनिल कुमार एंटनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा। उन्होंने क्या कुछ लिखा यह भी सुनते हैं। बुनियादी शालीनता और सार्वजनिक चेतना से बिल्कुल अलग, चौंकाने वाला खराब संकल्प। ऐसे समय में जब भारत का सबसे महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार इजराइल अपने अब तक के सबसे बड़े परीक्षणों में से एक के दौर से गुजर रहा है, अंधे कट्टरपंथी इस्लामी बर्बर लोगों के एक समूह के कारण कांग्रेस और राहुल गांधी ने यह स्वीकार करने में देर नहीं लगाई कि यह घृणित आतंकवादी कृत्य है। इसे आतंकवाद स्वीकार करने से भी इनकार किया। वे आतंकी अपराधी हमास के समर्थन का उपयोग कुछ अल्पसंख्यक वोट बैंकों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और क्या कुछ कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है कि फिलिस्तीन के लोगों की जमीन आत्मसम्मान के साथ उनके जीने के अधिकारों का समर्थन किया है, लेकिन प्रस्ताव में हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं किया है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने का गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने के इस जो पूरा प्रयास रहा है उसकी भर्त्सना करती है, लिखती है, लेकिन कहीं भी उसने हमास के हमले की निंदा नहीं की है। और यही एक बड़ा प्रश्न है जो कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि वोट बैंक बड़ा या फिर देश। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ KV प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है KV प्रसाद जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये लगातार जो भारत की जो विदेश नीति है उससे अलग स्टैंड कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लिया। अभी आपने देखा, थोड़ी देर पहले की खबर है कि जो
इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की, उनको ब्रीफ किया, उनको बताया कि किस तरह वहाँ की स्थिति है। और भारत लगातार समर्थन व्यक्त कर रहा है इजराइल के प्रति। ये जो रवैया है कांग्रेस का, किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, जैसा कि आप अपने स्टोरी में रिपोर्ट बता रहे थे और नेशन फर्स्ट की बात कर रहे थे, तो इसमें एक बात तो आप ज़रूर कह सकते हैं जो कि अनिल अंटनी ने अपने एक्स पे जो अपनी रिएक्शन दी है, और कमोबेश देश के लोगों की, हर लोगों की ये रिएक्शन होगी अक्रॉस नेशन के किसी भी सोसाइटी में किसी भी लोगों से पूछिए तो ये एक बात ज़रूर कहते हुए दिखेंगे कि भारत किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म के आतंक को समर्थन नहीं करता है, चाहे उसकी विचारधारा या उसकी कोई भी परिभाषा की। यही बात आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इन्होंने ट्वीट करते हुए एक्स पे अपने रिएक्शन दिया है, जब उनको प्राइम मिनिस्टर इजराइल से बात हुई है, उनको उन्होंने अपडेट दिया है सारा, तो डिफरेंटली वही बात हो रहा थे कि उन्होंने जो इजराइल की जो ये मुश्किल घड़ी है उसमें भारत के साथ होने की बात कही है। तो ये बात तो ये कहा जाएगा कि ये मुश्किल घड़ी लाने में वही आतंकी संगठन हमास है, जिस हमास के कारण ही ये आज इस मुहाने पे इजराइल और फिलिस्तीन के सारे पीस टॉक से लेके सारे डेवलपमेंट थम से गए हैं, रुक गए हैं, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से ख़त्म हो गए हैं। ये इस दौर का आप कह सकते हैं कि इस सदी का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जो आप एक सुबह 7 अक्टूबर को आपने देखा होगा कि सुबह जब लोग अभी जगे हुए भी नहीं होंगे, उस समय में 5000 रॉकेट से, लॉन्चर से उसको फायर किया गया और कई जाने गई। काफ़ी मैं कह सकता हूं कि उसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो एक नागरिक ही थे जिनको इससे कोई लेना देना नहीं था, और इस हमले में वो मारे गए थे उस एक 5000 रॉकेट के उस हमले में। उसके बाद कोई भी देश एक संप्रभुता और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा, जो ये इजराइल ने किया था। और उस मुश्किल घड़ी में आपने देखा कि भारत के एक समर्थन की बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया था, एक्स पे अपने रिएक्शन दिया था, और इस मुश्किल घड़ी में भारत का साथ देने की बात उन्होंने कही थी। तो जाहिर सी बात है, दुनिया के अलग अलग कंट्री में आप देखिए कि लगभग हर देश में, इवन कि आप गल्फ कंट्री में आप देखिए यूएई ने, बहरीन ने इसका समर्थन किया है कि इजराइल की जो कार्रवाई है वो आत्मरक्षा और आत्मसम्मान और अपनी संप्रभुता के लिए किया गया है। हो सकता है कि सऊदी अरब सहित कई दूसरी कंट्री जो है वो इस तरह के अपने रिएक्शन देने में बच रहे हैं और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि अल जजीरा से इंटरव्यू देते हुए उसी समय में हमास का ये प्रवक्ता कहता है कि जिस तरह से इजराइल के जो मुस्लिम कंट्री में एक तरह से रिलेशन बढ़ रहा था और एक नई डिप्लोमेसी का वो एक गढ़ना और बुनना शुरू किया था, हमने उस चीज़ को आज ख़त्म किया है। तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि इसकी जो साजिशें थी वो बड़ी दूर तक की साजिशें थी। और इस साजिश के साथ साथ में जब आप ये देखिए कि आज कल जब CWC की मीटिंग थी, बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। उस मीटिंग में जब ये प्रस्ताव पास होता है और प्रस्ताव आता है फिलिस्तीन को लेके, इजराइल को लेके, और जब आप उसमें हमास की इस बड़बड़ कार्रवाई, इस घिनौनी कार्रवाई को निंदा किए बगैर आप फिलिस्तीन की उस आत्मरक्षा और आत्मस्वाभिमान और उसके जीने के हक की बात करते हैं, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं से लोगों के मन में तो ये जरूर होगा कि आप जिस यासिर अराफात की फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं वो फिलिस्तीन आज नहीं है, वो फिलिस्तीन पूरी तरह से हमास के कब्जे में है। हमास के बूते से और हमास की नीतियों से वो फिलिस्तीन चल रहा है, और उस हमास के एक तरह से आप समर्थन करते हुए दिखते हैं। जी, निश्चित तौर पर यही बहुत सारे लोगों को इस जो स्टैंड है कांग्रेस का उसने चौंकाया है। केवी प्रसाद जी, आपको नहीं लगता कि निर्दोष नागरिकों के मारे जाने की निंदा नहीं की गई? जो हमास के पक्ष के जो फिलिस्तीन के लोग हैं, दरअसल उनके सम्मान के साथ जीने की बात कही गई, उनके गरिमा और सम्मान की बात कही गई, लेकिन आतंकवाद की भर्त्सना नहीं की गई कांग्रेस के द्वारा। आपको लगता है कि ये एक बहुत गलत प्रचलन है और इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स देखी जा सकती है? देखिए, जो भी बात रखी गई है वो उससे कई सारे मायने निकल के आए हैं, और पिछले 24 घंटे या जब से ये बयान CW की तरफ से जारी किया गया तब से लेकर इस पे काफी सारी बातचीत इसी दिशा पे हुई जिस पे आपने बात की। मैं आपके साथी विनोद मिश्रा जी ने एक बात कही थी, उसमें एक बात जरूर है कि जिस फिलिस्तीन के साथ पुराने संबंध रहे, और जब कांग्रेस पार्टी में कल जो अखबारों में भी इसका उल्लेख किया गया, कई बहस भी हुई, वो था PLO, जो कि यासर अराफात और इस वक्त महमूद अब्बास जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं फिलिस्तीन के, और वहाँ पे हमारे डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक और संबंध जारी हैं। हमारे यहाँ से 2015 में राष्ट्रपति उस वक्त प्रणब मुखर्जी गए थे, उसके बाद अलग से हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार वहाँ पे वार्तालाप हुआ है। लेकिन ये हमास जो कि गाजा इधर है, ये जो है हमास के पास है, जिसको लेकर काफी इनकी आतंकी गतिविधियों को लेकर
काफी इसके ऊपर लोग जैसे कहते हैं कि उनका मत बिल्कुल अलग है कि हमास एक जो उनके आतंकी, और इसी वजह से उस आतंकी हमले पे काफी लोगों ने इस पे जो बयान और प्रक्रिया जारी किए। कांग्रेस पार्टी ने जो शनिवार को जयराम रमेश की तरफ से जो बयान किया था उसमें कुछ हल्का सा जिक्र जरूर था, जिसमें इजरायली नागरिकों के ऊपर जो जिस तरह से अटैक हुआ उसको उन्होंने उसको कंडेम किया, लेकिन कल CWC में वो उजागर नहीं हुआ। इसको लेके बहस जो चली है, ये जरूर किस चीज का अंदेशा है, ये आज जैसे आपने भी खुलास किया, आपके साथी ने किया, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जी रामकृपाल जी, आपको लगता है कि ये जो पूरी जो स्टेटमेंट जारी किया गया इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक दिखता है, एक वर्ग को खुश करने के लिए, और इस तरह की जो कार्रवाई है उसकी निंदा करने के बजाय एक पक्ष की बात करना? मुझे इस बात को कहने में बहुत तकलीफ हो रही है कि इस समय फलस्तीन और इजराइल का कोई सवाल उठता ही नहीं है। अरे जो आतंकवादी कार्रवाई की गई है एक गुट ने, और जिस तरह से उसने घृणित काम किया है जी, और उसके बाद जो लोग मर गए हैं, जो निर्वस्त्र हैं, लाशें पड़ी हैं, उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, मैं कहता हूं आदिम सभ्यता में भी उस तरह की कोई घटना नहीं मिलती है जी। सवाल इस बात का है कि अगर हम जिंदा हैं तो किसी भी तरह का जो कुछ हुआ है, हमास ने जो कुछ किया है, बात उसकी है, बात फलस्तीन या इजराइल की नहीं है। उस पर हमारे संबंध अपनी जगह पे हैं। हम दोनों के हमारा जो स्टैंड रहा वो नीति है। सवाल इस बात का है कि जो आतंकवादी कार्रवाई हुई है, ये पूरी दुनिया के लिए है, चैलेंज है कि आप इस तरह के आदिम से आदिम घृणित आतंकवादियों को पलने देंगे इस धरती पर? अगर इस तरह के लोग रहे तो कोई भी इंसानियत इस धरती पर बची नहीं रह सकती है। बात इतनी होनी चाहिए थी जी। हम लोग जिस तरह से CWC ने आज कहा है, मुझे तो शर्म आ रही है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, वही हम लोग हैं जो जहां पर हमारी नीति रही है कि आतंकवाद होता है, कोई आतंकवाद अच्छा बुरा नहीं होता है। वो कोई भी किसी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। हमें खुलेआम निंदा करनी चाहिए थी। हम फलस्तीन के साथ हैं, हम इजराइल के साथ भी हैं। सवाल इस बात का है कि आतंकवादी वो चाहे कश्मीर में कोई कर रहा हो, चाहे आज वहां पे इजराइल पर जो हुआ है जी, कोई भी इंसान कैसे उस बात से अपना मुंह मोड़ सकता है, कैसे अपनी आंखें बंद कर सकता है? हमें तो बिल्कुल अरे सबसे पहले निंदा करनी चाहिए थी। ये तो बात भागने की होती है कि फलस्तीन के अधिकार पर। आज फलस्तीन का सवाल क्यों उठ रहा है या इजराइल का? क्योंकि वहां पे हमास ने ऐसी घृणित कार्रवाई की है, इसलिए आज ये सवाल उठ रहा है। तो पहले आप हमास पे बोलेंगे या पहले फलस्तीन पे चले जाएंगे? फलस्तीन का जो पॉइंट है या इजराइल का जो पॉइंट है, बात इस समय उसकी नहीं है। बात इस समय यह है कि 5000 रॉकेट से एक देश को, संप्रभु देश को अटैक कर देंगे और वहां के नागरिकों को आप बंधक बनाएंगे। बंधक बनाने के बाद उनको मारेंगे, मारने के बाद उनको उनके शवों से आप इस तरह की, मतलब क्या मैं बताऊं, उसको कहा नहीं जा सकता। जी, निश्चित तौर पर कई सारी चीज़ें जो अवर्णनीय है, आपने अपने रिपोर्ट में भी बताई। महिलाओं के शवों के साथ में जिस तरह का बर्ताव किया गया वो बर्बर है, अमानवीय है और शायद हम सबको शर्मिंदा करता है। और ऐसे लोगों को भी इसमें शर्मिंदा होना चाहिए जो अगर ऐसी चीज़ों का समर्थन करते हैं। विनोद मिश्रा जी, सीधे तौर पर हम ये समझना चाहेंगे, ये जो कांग्रेस पार्टी का CWC का जो प्रस्ताव है, इसके पीछे वजह क्या देखते हैं?
देखिए निखिल, हमारे पास दो विद्वान अपने और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी। और मुझे लगता है कि वो दोनों सीनियर जर्नलिस्ट जो है दरअसल ये सवाल मैं केवी प्रसाद जी से जो पूछना बात चाहता कही, था। नहीं मैं जी, दूसरी चीज कह रहा था कि मैं बस उन्हीं के लिए एक जस्ट एक रेफरेंस की तर्क पे रख रहा हूँ। बात तो दोनों करेंगे ही और मुझे लगता है कि वो अच्छी बात करके इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। मेरा सवाल ये है कि सीधे सीधे कि CWC में भी जो अभी लोग थे, जो प्रस्ताव लाने वाले लोग थे, उसमें से कई लोग फॉर्मर मिनिस्टर रहे होंगे, कई लोग फॉर्मर मिनिस्टर के साथ साथ विद्वान हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ताज़ा हालत और फिलिस्तीन और वहाँ के इजराइल की समस्या के बारे में मालूम नहीं होगा। हम सब भारत के लोग इस बात को जानते हैं कि भारत वो पहला देश था कि गैर इस्लामी मुल्क के अलावा भारत ने पहली बार इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। ये हमें इस बात के लिए गर्व हो सकता है कि हमने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में हमने मान्यता दी थी। वो पहला देश ऐसा था। लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि जिस आतंकवाद को लेके फिलिस्तीन, उसके बाद लगातार हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड को लेके उस तरह की कार्रवाई उसकी होती रही, पूरे दुनिया में वो इस तरह से ये टेरर फैलाता रहा और उसके संकट में रहा। आप ये बात जानने की ज़रूरत है कि इजराइल पे जब हमास ने अटैक किया है तब नुकसान फिलिस्तीन को और हमास के वहाँ के लोगों को हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अगर दुनिया से किसी कोने से उसका समर्थन मिलता है तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के लिए एक बड़ा धोखा है। लेकिन जो बात अभी कल कांग्रेस की तरफ से हो रही थी निखिल, ये बात शुरू से आप देख सकते हैं कि जब दुनिया के किसी भी आतंकवादी और आतंक के संगठन को लेके आप जब कार्रवाई होती रही है तो एक तरह से उसको एक मजहबी कलर देने की कोशिश की जाती है। अब उस मजहबी कलर में होता क्या है कि गाहे बगाहे मजहब का उसको भारत में समर्थन मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग और कुछ मजहबी सोच वाले जो लोग हैं उसको एक उसी तरह से देखते हैं जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड देखता है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक तरह से फंड रेजर है और वो फंड रेजर जो है वो सीधे हमास के लिए काम करता है बैकग्राउंड से। तो ये सारी चीजें जो बैठ के आप उसमें देखें, हिजबुल्लाह का भी एक रोल होता है जो उसके लिए लड़ाके अवेलेबल कराते हैं, जो दुनिया भर से इसी तरह से जो रेडिकलाइज्ड यूथ हैं वो वहाँ जाते हैं, वहाँ लड़ते हैं। आपने देखा होगा कई कंट्री से वहाँ जाते हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं और उस तरह से लड़ते हुए दिखते हैं आपको। लेकिन सवाल जब आप नागरिक की बात है, जो बात अभी बहुत संवेदना के साथ में रामकृपाल जी कह रहे थे, एकदम दर्द भरी बात, मैं एक पत्रकार को और एक सीनियर जर्नलिस्ट को इतनी वेदना के साथ में पहली बार सुना हूँ कि जो बात वो कह रहे थे कि आप देखिए ये किस तरह का घृणित कार्रवाई है, एक घिनौना कार्रवाई है। क्या कांग्रेस भूल गई कि इस तरह के अटैक जब 9/11 में 26/11 में अपने मुंबई के 5 स्टार होटल पे हुआ था और कई जगह पे हमला भारत में हुए थे, उस दौर में भी पाकिस्तान कह रहा था कि ये आतंकवाद नहीं है, ये वहाँ के कश्मीर के लोगों की एक संप्रभुता और ये कश्मीर के लोगों की आजादी की लड़ाई है। तो क्या हम इसको इस तरह से समर्थन करेंगे जो फिलिस्तीन के जो दूसरा तो हमें अगर यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी निखिल यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के किसी भी फॉर्म को, किसी भी चीज को अगर आप परिभाषा अलग अलग खांचे में रखते हैं तो भारत उसका निंदा करता है और भारत निंदा करने के साथ साथ आज इजराइल की जो ये हालत है इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा दिखता है। बिल्कुल, तो किसी भी देशकाल परिस्थिति में आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, ये देश भी कह रहे हैं और हर एक जो बुद्धिमान नागरिक है वो इस बात का समर्थन करता है। केवी प्रसाद जी, दरअसल हम ये समझना चाह रहे थे कि जो भारत की विदेश नीति है उससे एक अलग स्टैंड लेकर के क्या साबित करना चाह रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो दुनिया के लेवल पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत संदेश भी कहीं ना कहीं जाता है। निखिल, ये बात जरूर है कि भारत की नीति, विदेश नीति भारत की होती है और दलों की जो है इस तरह की नीतियों में हस्तक्षेप करना मतलब मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा कंसेंसस है, यानी कि आम राय से बनती है और भारत की नीति होती है। और विदेश नीति का मूल मंत्र ये होता है कि जो देश के हित में हो, जो स्वहित हो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जी। आतंकवाद के लेके जैसे आपके साथी भी कह रहे थे और रामकृपाल जी भी कह रहे थे, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले कई दशकों से भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे आतंकवाद को परिभाषित किया जाए, जिसका जिक्र रामकृपाल जी भी कर रहे थे, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, मतलब उसका इस तरह के हम खंडों में ना बांटे। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें कई बारी बात भी रखी कि इसको हम परिभाषित करें, लेकिन दुनिया में भी परिभाषा उस तरह से उभर के नहीं आई जिसमें। लेकिन हाँ, जरूर यह है कि 9/11 के बाद से जो परिस्थितियां बदली है तब से लेकर अब तक भारत तो उससे पहले ही आतंकवाद से ग्रस्त रहा, लेकिन उसके बाद से दुनिया के परिप्रेक्ष्य बदलता गया और शायद उसी परिप्रेक्ष्य में अब जो हमास का अटैक है देखा गया। अब कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता अपने आप को आके बताएं कि भाई उनकी मंशा क्या थी इसकी।
जी निश्चित तौर पर चलते चलते क्लोजिंग कमेंट्स मैं चाहूँगा रामकृपाल जी आपसे कि आपको लगता है कि इस तरह की जो राजनीति है, अब देश बदल रहा है, वो पुराना भारत नहीं रहा। जब हम अमृतकाल की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये देश के जो नागरिक हैं बहुत गौर से देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। इस पर निश्चित तौर पर रिएक्शंस भी आएंगे आम जनता के भी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक चीज कर रहा हूँ, विनोद भाई ने बहुत अच्छे ढंग से रखा है चीजों को, मैं इमोशनल हो गया था, लेकिन एक बात बता दूं आपको जी, ये जो कार्रवाई हमास की हुई है ये सिर्फ इसराइल के लिए भी, समूची दुनिया के लिए चैलेंज है कि अब आतंकवादी ताकतें इतनी संगठित हो रही हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी और वो हथियार आ रहे हैं जो अब तक किसी स्टेट के पास हुआ करते थे जी। अब वो स्टेट का मुकाबला करने को तैयार हैं। और ये खतरा आज इजराइल के लिए नहीं है, ये अरब कंट्रीज के लिए खतरा है, ये हमारे लिए खतरा है, ये पूरे भूमंडल के लिए खतरा है कि अब दे हैव बिकम ए स्टेट। आज वो एक स्टेट से ज्यादा मजबूत होके उभर रही है। हमें इसकी चिंता करनी है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति आती रहेगी, जाती रहेगी, तो मारिए गोली। बहुत बड़ा खतरा है ये। हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन रातों रात इतने विशालकाय नहीं हो सकते। बहुत सारे स्टेट का समर्थन उनको है और हमास आज स्टेट के रूप में उभर रहा है। जी 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 निश्चित तौर पर हमास पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं हो सकता। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया, केवी प्रसाद जी आपका शुक्रिया, रामकृपाल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करिए। और यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे तेलंगाना, जहाँ पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। 17 सितंबर को हर जिले में हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, चुनाव चाहे 2019 का हो या 14 का, आपने मोदी जी को भरपूर प्यार दिया है, मगर अब समय आ गया है कि तेलंगाना को डबल इंजन सरकार चाहिए। डबल इंजन का मतलब समझते हो ना? समझते हो या नहीं समझते हो? डबल, अभी सिर्फ ऊपर मोदी जी है, डबल इंजन का मतलब है नीचे भी मोदी, ऊपर भी मोदी। डबल इंजन सरकार लाना चाहते हैं ना? अभी अभी मोदी जी यहां आए थे 23 अक्टूबर को, अभी मोदी जी आए थे अक्टूबर महीने में ही 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक समक्का सरक्का सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। हमारा एक क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सालों से 2014 से मोदी जी यहां सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। एक केसीआर सरकार जगह नहीं देती थी। अब इस सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी 950 करोड़ के खर्चे से नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, जो हमारे ट्राइबल बच्चों को ट्राइबल संस्कृति और संस्कार के साथ उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हमारे तेलंगाना में हल्दी का क्रॉप ज्यादा होता है। हल्दी के क्रॉप के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जो हल्दी के क्रॉप की वैल्यू चेन और एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी, हल्दी के क्रॉप के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी बनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। और तीसरा, सालों से केसीआर
कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 का गठन के लिए कोई कदम नहीं उठाते थे, मोदी जी ने कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 के गठन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव कर तेलंगाना के पानी की चिंता करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यहां पर इतने सारे लोग हैं, माताएं बहनें भी है। अभी अभी मोदी जी ने विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण कर हर माता बहनों का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, ये केसीआर की जो सरकार है 10 साल तक चली। 10 साल तक केसीआर ने तेलंगाना के गरीब का काम नहीं किया। किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? किसान का काम नहीं किया। किया है क्या? दलित का भी नहीं किया और आदिवासी का भी नहीं किया। मुझे बताओ ट्राइबल भाइयों बहनों, केसीआर सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ भी किया है क्या? उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में केटीआर को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है। ये जो मुख्यमंत्री है उनका एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना। और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर ट्राइबल जवान को नौकरी, शिक्षा और किसान के खेत में पानी पहुंचाना। माताओं, भाइयों, बहनों, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। उन्होंने परिवारवाद पर, केसीआर के परिवारवाद पर भी हमला बोला और कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार की ज़रूरत तेलंगाना को भी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि राज्य के चुनाव में बीजेपी ने उतारे दिग्गज किस तरह से चल रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की प्रचार। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और राज्यों के चुनाव की बात करेंगे कि किस तरह से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब 5 राज्यों में चुनावी घमासान की शुरुआत हो चुकी है और सियासत गर्म हो गई है। जो नेता हैं वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हुई हैं। राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति को अब अमल में ला रहे हैं। बीजेपी ने इस बार चुनाव की तिथि आने से पहले ही अपने उम्मीदवारों की कई सूची जारी कर दी थी, जबकि कांग्रेस में लिस्ट को लेकर मंथन जारी है। कल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए तीसरी लिस्ट जारी की है, वहीं राजस्थान के 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट जारी की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने बाजी मारी है लिस्ट जारी करने में और उम्मीदवारों को पहले उतारने में। खास बात है कि उम्मीदवारों की इन सूचियों में अब तक 18 सांसद मैदान में उतारे गए हैं। 18 सांसद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की तीसरी लिस्ट में 57 उम्मीदवार उतारे गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं।
वहीं 3 राज्यों के चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 18 सांसद बीजेपी ने अब तक उतारे हैं। जाहिर है बीजेपी ने विधानसभा चुनावों का मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। 2018 के चुनाव में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टूट के कारण शिवराज दोबारा सत्ता में आए थे। एमपी में दिग्गज उतारने के साथ विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है। फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज उतारने को आखिर क्या कहा जाए, ये रणनीति क्या है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिन सीटों पर अपने सांसदों को टिकट दिया है उन सीटों पर पिछली बार बीजेपी हार चुकी थी। जाहिर है अपने क्षेत्रीय दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है। जानकार ये मानते हैं कि बीजेपी को अपने सांसद उतारने के पीछे ये रणनीति है कि अपनी सीटों के अलावा आसपास की सीटों पर भी ये दिग्गज अपना प्रभाव डालेंगे। और 5 राज्यों को चुनाव में इंडिया गठबंधन मिशन 2024 का इसे सेमीफाइनल मान रहा है, लेकिन सपा और आम आदमी पार्टी सहित दूसरे दलों ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से जो ये इंडिया गठबंधन है वो उसके सारे दल कहीं ना कहीं, जिसमें समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है, वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आखिर इस गठबंधन के क्या मायने हैं? हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सलाहकार संपादक, नहीं आ रही है कुछ भी, अशोक जी के साथ को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे वरिष्ठ आवाज नहीं आ रही है मुझे कोई भी भाई। वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और वो पीसीआर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम कनेक्ट करेंगे और उनके साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं, उससे और थोड़ी देर में हम अशोक श्रीवास्तव को कनेक्ट कर लेंगे। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारना, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही थी कि किस तरह से ये जो सांसद हैं उनको उतारने की जो रणनीति है वो उसका तो जो मध्य प्रदेश में ये कहा गया, जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि भाई ये तो जानबूझकर ऐसा किया गया है एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, लेकिन ये रणनीति जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखी जा सकती है तो उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, कल जो सूची आई, मध्य प्रदेश की अगली सूची बीजेपी ने जारी की, राजस्थान की पहली सूची जारी की और छत्तीसगढ़ की जब दूसरी सूची आई तो विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का जो आरोप था कि मध्य प्रदेश में दिग्गजों को इसलिए चुनाव मैदान में उतारा गया है कि एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर बीजेपी कर सके, उसका एक जवाब हमने कल की सूची में देखा जब राजस्थान की सूची आई और 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। अभी तक कुल 18 सांसद आपने जिक्र भी किया, उसमें से 8 सांसद मध्य प्रदेश में है, 7 राजस्थान में है और 3 छत्तीसगढ़ में है। तो आप इस तरह से समझें कि पहली बात तो यह है कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी दिग्गजों को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा और समेत 7 सांसद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारे हैं। रणनीति बहुत स्पष्ट है कि जो दिग्गज नेता हैं, जो प्रभाव रखते हैं अपने आसपास, जो उनका संसदीय क्षेत्र है या कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, उनको जमीनी स्तर पर चुनाव मैदान में उतारा जाए जिसका एक फायदा मिले पार्टी को। और दूसरी बात यह है कि नाम ऐलान करने के स्तर पर हमने देखा है कि एक सकारात्मक एक तरीके से बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त ली है कांग्रेस पार्टी से। 3 जो महत्वपूर्ण राज्य है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर अपने उम्मीदवारों के, काफी सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। और एक बात यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए निखिल कि कोई पहली बार नहीं है। बीजेपी में आप देखें कि तमाम विधायकों को 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ाया गया था। मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, फिर केंद्र में मंत्री बने। आप रीता बहुगुणा जोशी विधायक थी और ये रणनीति जो है ये बीजेपी की पुरानी रही है और हमारे वरिष्ठ भी रही है। हमने देखा कि राष्ट्रीय राजनीति में इससे पहले कुछ प्रमुख चेहरे थे, उनको और दूसरे दल भी करते रहे हैं, बीजेपी ने इसको प्रमुखता से किया है। फिलहाल इस बार भी ऐसा उसने किया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं राजस्थान से। अशोक, ये जब देखने में आता है कि बीजेपी ने इस बार कहीं ना कहीं परिवार को इग्नोर किया है, ये देखने में आ रहा है कि जो कम से कम सांसदों के बेटों को, उनके पुत्र पुत्रियों को टिकट देने की बात होती थी, उसको भी इग्नोर किया है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को, इस पूरी रणनीति को? राजस्थान का जो चुनावी रंग है वो तो आप बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो वर्कर्स एट फर्स्ट
ये जो एक रणनीति को इसको और तेज किया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए निखिल, बात यह है कि बीजेपी में इस बार एक ही बात कही जा रही है कि व्यक्ति प्रमुख नहीं है, पार्टी प्रमुख है। आप अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए थे, चुनाव प्रचार तो नहीं कहना चाहिए, जब उससे पहले यहाँ पर आए थे, चुनाव प्रचार के लिए तो अब आएंगे वो, तब उन्होंने एक ही बात की थी कि वे बीजेपी को लेकर के लोग सिर्फ एक ही बात देखे, कमल का फूल। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यानी बीजेपी का जो सिंबल है वो इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जो है कोई व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़ा सांसद है, कोई बहुत बड़ा जो विधायक है, कोई बहुत बड़ा पद का दावेदार है, ये सब चीजें जो है मायने नहीं रखती, क्योंकि बीजेपी यहां पर अब इस बार जो है एक अलग ही तरह की स्ट्रैटेजी लेकर के विधानसभा चुनाव में उतरी है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है निखिल वो ये है कि हमको ये नहीं देखना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि दरअसल इन विधानसभा चुनाव के बाद जल्दी लोकसभा चुनाव में देश चला जाएगा। तो बीजेपी किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है वो आपने देखा कि इस बार बहुत संभल कर और बहुत एग्रेसिव तरीके से स्ट्रैटेजी बना रही है। मैं अभी भिवाड़ी में हूं, राजस्थान और दिल्ली का जो एक तरह से कह सकते हैं दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर भिवाड़ी, यहां पर भी बीजेपी ने एक सांसद जो बाबा बालकनाथ हैं, जिनको बाकायदा जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, उसी तरह से जो महंत बाबा बालकनाथ हैं, उनको राजस्थान का योगी कहा जा रहा है। वो भी सांसद है, अलवर से सांसद है, उनको टिकट दी है। तो बीजेपी यहां पर कई तरह की रणनीति, कई तरह के फॉर्मूले पे काम कर रही है और इसीलिए व्यक्ति प्रमुख नहीं, पार्टी प्रमुख है। बीजेपी एक बार फिर से एस्टैब्लिश कर रही है कि देखिए हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है और टिकट जिसको देंगे कार्यकर्ता उसके पीछे ताकत लगाएंगे और कार्यकर्ताओं की पार्टी बनेगी। किसी एक नेता को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर फोकस में नहीं रह जाएगा। निखिल जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों ताल ठोक रहे हैं, तो फिर गठबंधन का क्या हुआ? देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले इंडी अलायंस जो है उसका एक टेस्ट हो जाएगा इन चुनावों में। और अभी भी मैं यहाँ पर, जहाँ पर भिवाड़ी में हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ बीएसपी का कैंडिडेट था जो जीता था पिछले चुनाव में, लेकिन बाद में उसको कांग्रेस ने उसको जो है पोच कर लिया, वो कांग्रेस में चले गए। तो अब बीएसपी भी यहाँ पर जो है खम ठोक रही है। बीएसपी इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन त्रिकोणीय चुनाव तो यहां पर कई जगह हो गए हैं और यहां पर जो है क्योंकि दिल्ली से लगा इलाका है, इसलिए आम आदमी पार्टी भी यहां पर जो है वो कुछ कोशिश कर रही है कि अपने कैंडिडेट उतारे। और यहां पर इसके अलावा हरियाणा की कुछ पार्टी जो है, चौटाला साहब की जो पार्टी है वो भी यहां पर खम ठोक रही है। कई उन्होंने अभी तक छोटी छोटी सभाएं कर ली, यहां पर जाट वोट, गुर्जर वोट, तो अपनी अपनी जाति के वोट जो है, कैसे कोई पार्टी अपने जाति के वोट पर जो है अपना दबाव, अपना वह दबदबा बनाकर रखे, वो कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर ये खेल जो है, देखिए इंडिया अलायंस जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बिखर जाएगा, ये आप तय मानिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी यहां कांग्रेस को चुनौती देंगे। ये भले ही ठीक है कि आप दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में एक साथ मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, फोटो खिंचाएंगे और कहेंगे कि हमारा एक ही लक्ष्य है, हमको नरेंद्र मोदी को हराना है। लेकिन उसके बाद यहां पर जब समाजवादी पार्टी आएगी, यहां जब आम आदमी पार्टी आएगी, तो वो अशोक गहलोत को हराने के लिए आएगी, राहुल गांधी को हराने के लिए आएगी। तो आप ये सोचिए कि इंडिया अलायंस किस तरह का अलायंस है, जहां अपने ही जिन नेताओं के साथ मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, दावतें खा रहे हैं, तस्वीर खिंचा रहे हैं, उन्हीं नेताओं को हराने के लिए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां राजस्थान में जोर लगाएंगी। तो आप अलायंस का क्या हश्र होगा ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अशोक जी इस तमाम बातचीत के लिए, और शैलेंद्र मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और यहां से बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर सरकारी स्कूलों की बुरी दशा पर हाईकोर्ट ने सख्ती अपनाई है और फटकार लगाई है कहीं ना कहीं राज्य सरकार को। कर्नाटक में सरकारी स्कूलों की बुरी दशा है और उसको लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की है। और ये टिप्पणी दरअसल इस तरह की सख्त टिप्पणी है जिसको लेकर के सोचने पर मजबूर हुए हैं लोग। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी चिंता का विषय है। अदालत ने कहा कि गरीब माता पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और निजी स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस स्थिति की वजह से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के संवैधानिक आदेश को लागू करने में विफलता हो रही है। दरअसल कर्नाटक सरकार अभी भी चुनाव के दौरान की गई 5 गारंटी को ठीक से लागू करने में जूझ रही है।
ऐसे में तमाम सरकारी योजनाओं में धन की कमी आड़े आ रही है। कर्नाटक में 5 गारंटी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। राज्य सरकार ने सालाना बजट में 5 गारंटी के लिए 52,000 करोड़ रुपए का अनुमान रखा है, लेकिन वो साधन नहीं जुटा पा रही है। सरकार दूसरे जरूरी मदों पर खर्च नहीं कर पा रही है। बिजली, दूध और पेट्रोल की कीमतों को लेकर आम लोगों के बस किराए में बढ़ोतरी हुई है। अब स्कूलों में भी इसकी मार पड़ रही है। 5 गारंटी को लेकर सियासत तेज है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि शॉर्टकट की सियासत में शॉर्ट सर्किट भी होना तय है। तो कर्नाटक के सरकारी स्कूलों की जो दशा है वो बेहद बुरी है, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो। और अदालत ने जो इस पर टिप्पणी की है, उसने कहा है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर सच पीपल टू मेक 2 ends मीट। लेकिन अगर यानी कि 2 वक्त के भोजन के लिए जो गरीब जिनके लिए दिक्कत है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन अगर वो भी सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को वापस निकाल ले रहे हैं और निजी स्कूलों में भेज रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो अपने भोजन को कुर्बान करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो 14 वर्ष तक का राइट टू एजुकेशन का जो एक राइट है सभी बच्चों का, वो उस पर भी कुठाराघात है। और ये कुठाराघात क्यों है, इसको भी समझा जा सकता है कि आखिर राज्य सरकार के पास इतनी जो चौपट अर्थव्यवस्था है वो आखिर क्यों हुई है। क्योंकि सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब 5 गारंटी पूरी करने में 52,000 करोड़ रुपए का खर्च हो जाएगा, तो जो तमाम विकास की योजनाएं हैं, जो शिक्षा पर खर्च होना है, जो सड़कों पर खर्च होना है, जो बुनियादी ढांचे पर खर्च होना है, वो नहीं हो सकेगा। फिलहाल इस और हमारी संवाददाता आयशा खानम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, किस तरह से आप इस खबर का आकलन करेंगी, क्योंकि अगर गरीब अपने बच्चों को, दरअसल आयशा हमसे जुड़ नहीं पाई हैं, उनका संपर्क टूट गया है, लेकिन ये इस खबर को हमने आपके सामने पेश किया है। आप ज़रूर इसका आकलन कर सकते हैं कि अगर गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से बाहर निकाल ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है और हाईकोर्ट को ऐसी सख्त टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं, तो स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस वक्त आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये युद्ध हमारे अधिकार के लिए